हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 5 सितंबर 2024 और आज है शिक्षक दिवस। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण का आज डिस्कस करेंगे हम, और इसमें उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं या फिर रोज़मर्रा के जीवन पर उसका हमारे प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम प्रधानमंत्री की जो ब्रुनेई यात्रा है उसको डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें दोनों देश मिलकर विकास गाथा लिखना चाहते हैं, क्योंकि ब्रुनेई इस समय रक्षा क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, निविदाएं मांग रहा है। यानी कि भारत एक अच्छा खासा बाजार हो सकता है ब्रुनेई के लिए। यानी कि अपने औजारों को जो मेक इन इंडिया के तहत बनाए जा रहे हैं उनका वहाँ पर निर्यात किया जा सकता है। देखिए, दक्षिण चीन सागर में चीन और अन्य देशों के बीच चल रहे विवाद की पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विस्तारवाद का समर्थन नहीं करता है। ब्रुनेई के सुल्तान हसनल बोलकियाह के साथ द्विपक्षीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने चीन का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि भारत विकास के साथ है और भारत और ब्रुनेई ने इस समूचे क्षेत्र में नौकाओं के आने जाने की पूरी स्वतंत्रता दिए जाने की भी बात कही है। दक्षिण चीन सागर के आसपास स्थित अन्य दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की तरह चीन के साथ ब्रुनेई का भी विवाद चल रहा है। चीन का ऐसा विवाद फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, ताइवान आदि के साथ भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही के हफ्तों में हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की विस्तारवादी नीतियों को लेकर मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम बिन चिन के साथ भी विचार विमर्श किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण चीन सागर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हम मुक्त नौवहन का समर्थन करते हैं। इस बारे में संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूएन क्लोज के अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत नौवहन व उड़ानों की स्वतंत्रता का भी समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं बताया कि दोनों देश एलएनजी में लंबे समय के समझौते पर बात कर रहे हैं और भारत अपनी अर्थव्यवस्था में गैस की मौजूदा हिस्सेदारी 7% से बढ़ाकर 15% करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए उसे बाहर से काफ़ी एलएनजी मंगाना पड़ेगा। ब्रुनेई एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता देश के तौर पर उभर सकता है। ब्रुनेई के सुल्तान के साथ प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय वार्ता में संबंध मजबूत बनने पर सहमति जताई गई है। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक स्टेटमेंट है कि दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले नहीं चला सकते बुलडोजर। अपनी सरकार बनने पर सभी बुलडोजर गोरखपुर की तरफ मोड़ने के सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को करारा प्रहार किया। उन्होंने 1334 युवाओं के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में बिना नाम लिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर नहीं चला सकते हैं। बुलडोजर पर हर एक व्यक्ति के हाथ फिट नहीं हो सकते हैं, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2017 से पहले जो लोग उत्तर प्रदेश में लूट खसोट मचाए थे, आज जब उनके सपनों पर पानी फिर गया है तो टीपू भी सुल्तान बनने चले हैं। वे मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। जब जनता ने उन्हें अवसर दिया था तब उन्होंने प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था। आज कोई भी अपनी योग्यता के रास्ते में बाधा नहीं बन सकता है। त्रिपुरा के 2 उग्रवादी संगठनों के साथ शांति समझौता। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेषकर आदिवासियों के संकीर्ण विकास के लिए प्रतिबद्ध है और उनकी संस्कृति, भाषा और पहचान को संरक्षित रखा जाएगा। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल पूर्वोत्तर के लोगों और दिल्ली के बीच की दूरी सड़क और उड़ानों के जरिए कम की है, बल्कि दिलों के बीच की दूरी को भी पाटने का काम किया है। शाह नॉर्थ ब्लॉक में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उनकी मौजूदगी में केंद्र और त्रिपुरा सरकार तथा राज्य के 2 उग्रवादी समूहों नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर्स फोर्स के बीच एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते का उद्देश्य हिंसा को समाप्त करना और पूर्वोत्तर राज्य में शांति लाना है। शाह ने कहा कि एनएलएफटी और एटीटीएफ ने 35 साल से त्रिपुरा में चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए हथियार छोड़कर मुख्य धारा में आने और
पूरे त्रिपुरा के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। साथ ही देश की अखंडता को बनाए रखने पर भी सहमति जताई है। समझौता शांतिपूर्ण, समृद्ध व उग्रवाद मुक्त पूर्वोत्तर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 17 शहरों में सभी काम पूरे। स्मार्ट सिटी मिशन की सफलता पर उठे सवालों के बीच केंद्र सरकार ने दावा किया है कि 17 शहरों में 100% काम पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा 34 शहर ऐसे हैं जहां 90% से अधिक कार्य हो गया है। 2 विस्तार के बाद यह मिशन अगले साल मार्च में पूरा होना है। लंबित कामों को लेकर चिंता तो है, लेकिन पूर्वोत्तर के राज्य वाले शहरों को छोड़कर शेष में समग्र प्रगति संतोषजनक है। बंगाल के शहरों में भी लंबे समय तक प्रगति की रफ्तार धीमी रही, लेकिन अब उनमें भी काम तेजी से हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक निर्धारित समय तक लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। अब राज्यों के साथ इस पर चर्चा हो रही है कि जो परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं, उनके रखरखाव और उन्हें अपने संचालन के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। शहरी कार्य मंत्रालय के अधिकारियों की ओर से एक संसदीय समिति के समक्ष पहले ही यह स्पष्ट किया जा चुका है कि अब इस मिशन के तहत किसी नई परियोजना को मंजूरी नहीं दी जाएगी और अवधि पूरी होने के जाने के बाद राज्यों को अपने स्रोतों से ही लंबित काम पूरे करने होंगे। मंत्रालय के अनुसार जिन शहरों में सभी काम पूरे हो गए हैं उनमें आगरा, बरेली, वाराणसी, झांसी, भोपाल, कोयम्बटूर, मदुरई, पुणे, रांची, सूरत, उदयपुर, मोगा, बेल्लोर, भुवनेश्वर, कवरत्ती, तुमकुरू और इरोड शामिल है। हरविंदर ने धनुष से निकाला सोना, सचिन ने दिलाई चांदी। टोक्यो पैरालंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले तीरंदाज हरविंदर सिंह ने पेरिस में पदक का रंग बदलते हुए सोने पर निशाना साधा है। हरविंदर ने बुधवार को पुरुषों की रिकर्व्स ओपन स्पर्धा के फाइनल में पोलैंड के लुकास सिजेक को एक तरफा मुकाबले में 6-0 से पराजित कर पेरिस में भारत की झोली में चौथा स्वर्ण पदक डाला है। 33 वर्षीय हरविंदर पैरालंपिक के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय तीरंदाज हैं। वहीं महाराष्ट्र के सचिन सर्जेराव ने पुरुषों की गोला फेंक F46 स्पर्धा में एशियाई रिकॉर्ड के साथ रजत पदक जीता है। सचिन ने 16.32 मीटर का थ्रो फेंक कर दूसरा स्थान प्राप्त किया। F46 स्पर्धा में वे खिलाड़ी होते हैं जिनकी भुजाओं में कमजोरी या मांसपेशियों की शक्ति क्षीण होती है। अब राष्ट्रीय राजधानी यानी कि दिल्ली वाले पेज पर आते हैं हम, और इसमें एक न्यूज़ है कि राष्ट्रपति के आदेश से बढ़ी उपराज्यपाल की शक्तियां। आप सरकार और राजनिवास में चल रही खींचतान के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना की शक्तियां बढ़ा दी हैं। अब वह राजधानी में किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या वैधानिक निकाय के सदस्य बना और नियुक्त कर सकते हैं। गृह मंत्रालय ने इस बाबत मंगलवार की रात अधिसूचना जारी कर दी है और मालूम हो कि यह फैसला राष्ट्रपति राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 के तहत लिया गया है। इससे पहले यह अधिकार दिल्ली सरकार के पास थे, लेकिन अब केंद्र सरकार ने उपराज्यपाल को दे दिया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मुद्दे पर सियासी पारा चढ़ सकता है। इस बीच गृह मंत्रालय ने अधिसूचित किया है कि राष्ट्रपति ने संसद में दिल्ली के लिए बनाए गए कानूनों के तहत यह अहम फैसला लिया है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक राष्ट्रपति के अधीन रहते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल अगले आदेश तक उक्त अधिनियम की धारा 45D के खंड क के तहत उनकी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके तहत वह किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या किसी वैधानिक निकाय के गठन कर सकते हैं, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए। देश भर में रोड सेफ्टी ऑडिट के लिए प्रशिक्षित होंगे IIT इंजीनियर। देखिए, देश भर में सड़क हादसे और उनसे मरने वालों की संख्या में कमी लाने के लिए केंद्र सरकार IIT के इंजीनियरों की मदद लेंगे। इसके तहत विभिन्न IIT के इंजीनियरों को प्रशिक्षित किया जाएगा। फिर वे एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे का रोड सेफ्टी ऑडिट कर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को सुझाव देंगे। उनके सुझाव का मंत्रालय की तरफ से रोड सेफ्टी में उपयोग किया जाएगा। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बुधवार को ताज होटल पैलेस में आयोजित इंजरी प्रिवेंशन और सेफ्टी प्रमोशन 2024 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे। उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन और द जॉर्ज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ की तरफ से आयोजित
कॉन्फ्रेंस में 5 वर्षों के लिए भारत में सड़क सुरक्षा के लिए आम सहमति पर वक्तव्य जारी किया। गडकरी ने कहा कि भारत में चालकों को बेहतर प्रशिक्षण देने की जरूरत है। इसके लिए बड़ी संख्या में ड्राइविंग स्कूल खोले जाएंगे। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए भारत का योगदान विकसित देशों से ज़्यादा। भारत ने जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए 2022 में जलवायु वित्त में 1.28 अरब डॉलर का योगदान दिया था। बहुपक्षीय विकास बैंकों के माध्यम से किया गया भारत का यह योगदान कुछ विकसित देशों के योगदान से भी ज़्यादा है। ब्रिटेन स्थित थिंक टैंक ODI और ज्यूरिख क्लाइमेट रेजिडेंशियल्स अलायंस के एक विश्लेषण में यह कहा गया है कि सिर्फ 12 विकसित देशों ने 2022 में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त में अपना उचित हिस्सा दिया है। इसमें नॉर्वे, फ्रांस, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्वीडन, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, जापान, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम और फिनलैंड देश शामिल हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि जलवायु वित्त में कमी का महत्वपूर्ण कारण अमेरिका का अपने उचित हिस्से का योगदान न करना है। वहीं ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, कनाडा और ब्रिटेन ने भी इस मोर्चे पर उम्मीद से खराब प्रदर्शन किया है। विश्लेषण में शीर्ष 30 उच्च आय वाले और औद्योगिक रूप से विकसित देशों की पहचान की गई है, जिसमें 2022 में विकसित देशों को पर्याप्त जलवायु वित्त प्रदान किया गया है। राजस्थान पुलिस भर्ती में महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण। राजस्थान में भाजपा के भजन लाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार ने महिलाओं को पुलिस विभाग में भर्ती में 33% आरक्षण देने का निर्णय किया है। इसके लिए राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा निगम 1989 में संशोधन किया गया है। बुधवार को ही कैबिनेट बैठक में किए गए निर्णयों के बारे में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद्र बैरव और संसदीय कार्य मंत्री जोगराम पटेल ने मीडिया को बताया कि राजस्थान लैंग्वेज एंड लाइब्रेरी और राजस्थान एक्साइज लेबोरेटरी विभाग की भर्तियों में भी उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 2% आरक्षण दिया जाएगा। सरकार ने 21 नवंबर 2019 को अधिसूचना जारी कर खिलाड़ियों की परिभाषा स्पष्ट की थी, लेकिन उस समय 2 विभाग रह गए थे। हिमाचल प्रदेश में 6 अयोग्य घोषित विधायकों से छीनी पेंशन। हिमाचल प्रदेश में 14वीं विधानसभा से अयोग्य करार दिए गए कांग्रेस के 6 विधायक पेंशन के लाभ से वंचित होंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में बुधवार को विधायकों के भत्ते व पेंशन संशोधन विधेयक 2024 को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है। सरकार का दावा है कि दल बदल कानून के तहत कार्रवाई करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बन गया है। संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान कुछ सदस्यों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से विधेयक को सदन की प्रवर समिति को भेजने का आग्रह किया है। कुछ सदस्यों ने विधेयक को वापस लेने की मांग की है। नमामि गंगे मिशन के लिए मील का पत्थर साबित हो रही हैं 4 परियोजनाएं। नमामि गंगे मिशन गंगा नदी की शुद्धता और अविरलता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इस वर्ष की पहली तिमाही में उत्तर प्रदेश और बिहार में 4 प्रमुख परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी हैं और कुछ अन्य चालू हैं। ये परियोजनाएं नमामि गंगे मिशन के लिए मील का पत्थर साबित हो रही हैं। इससे गंगा और रामगंगा नदियों के किनारे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रदूषण को कम किया जा सकता है। यूपी जल निगम की कार्यकारी अभियंता कुमकुम गंगवार ने बताया कि सभी परियोजनाओं को समय से 2-3 महीने में पूरा कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, गाजीपुर और बरेली में 553.21 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत 3 परियोजनाएं शुरू की गई हैं। परियोजनाओं के तहत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया गया है। इसमें नगर निगम का दूषित जल जो पहले गंगा में बहाया जाता था, अब वह उपचारित किया जाता है। इससे जहां गंगा स्वच्छ हो रही है, वहीं स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा हुए हैं। देश भर में PM श्री स्कूलों में रोपे जाएंगे नवाचार के बीज। देश की नई पीढ़ी में नवाचार के बीज अब स्कूली स्तर पर ही रोपे जाएंगे। इसके लिए शुरुआत देश भर के प्रधानमंत्री श्री यानी कि PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया से होगा। इस दिशा में एक बड़ी पहल शुरू की गई है। इसके तहत प्रधानमंत्री श्री स्कीम में चयनित देश भर के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों, प्रधानाचार्यों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही छात्रों को इस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा।
AICTE ने प्रधानमंत्री श्री स्कूलों को नवाचार और स्किल से जोड़ने के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम जारी किया है। इसके तहत वह देश भर में इसे लेकर 4 से 19 सितंबर के बीच 10 केंद्रों पर 3 चरणों में प्रशिक्षण अभियान चलाएगी। पहला प्रशिक्षण 4 से 5 सितंबर तक बेंगलुरु, चंडीगढ़, देहरादून और गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। इसी तरीके से आगे भी कार्यक्रम दिए गए हैं। प्रधानमंत्री श्री ये स्कूल योजना क्या है, इसके लिए एक सेपरेट अलग से वीडियो बनाया जाएगा जिसमें आपको विस्तार से समझा दिया जाएगा कि ये क्यों किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। बिहार में किसान सम्मान निधि के अपात्रों को प्रतिवर्ष 780 करोड़ रुपए का भुगतान। बिहार में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बड़ी राशि अपात्र किसानों के खाते में जा रही है। जांच में यह बात सामने आई है। 13 लाख से अधिक ऐसे अपात्रों के खातों में राशि भेजी जा रही है। प्रतिवर्ष एक किसान को 6,000 रुपये के हिसाब से देखा जाए तो यह राशि करीब 780 करोड़ रुपए हो जाती है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के पत्र के बाद कृषि विभाग सचेत हो गया है। कृषि सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर किसानों का भौतिक सत्यापन कराने को कहा है ताकि अपात्रों के खाते में जा रही राशि को रोका जा सके। पत्र में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ परिवार के एक व्यक्ति को ही दिया जाना है। वहीं जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत लाभ ले रहे लाभार्थियों के राशन कार्ड से लिंक आधार से 1-to-1 मिलान करने पर पाया गया कि परिवार के एक से अधिक व्यक्ति इस योजना का लाभ ले रहे हैं। राज्य में 53,10,072 राशन कार्डधारी हैं। इन राशन कार्ड से जुड़े परिवार के 66,59,871 व्यक्ति प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं। कृषि सचिव के पत्र के अनुसार 17 किस्तों तक राशि का भुगतान किया जा चुका है। लद्दाख में ताकत दिखाएंगे, ऊंचे क्षेत्रों के लिए बने ड्रोन। भारतीय सेना के सहयोग पहली बार लद्दाख के लेह के वारी लॉ में होने जा रहे हिम ड्रोन ए-थॉन 2 हिमटेक कार्यक्रमों में देश भर के ऊंचाई वाले इलाकों में जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए आधुनिक ड्रोन पहली बार ताकत दिखाएंगे। वारी लॉ में 17 से 18 सितंबर की हिम ड्रोन ए-थॉन 2 और 20 से 21 सितंबर को हिमटेक 2024 का आयोजन होगा। लेह के वारी लॉ 17,000 फीट की ऊंचाई पर है। कम ऑक्सीजन व अत्यधिक ठंडे वाले वारी लॉ में सामान्य ड्रोन कामयाब नहीं है। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए अब तक देश के ड्रोन निर्माण से जुड़ी 25 से अधिक कंपनियां पंजीकरण करा चुकी हैं। वे अपने ड्रोन की क्षमताओं को साबित करने के लिए लद्दाख के सुपर हाई एल्टीट्यूड क्षेत्र में होने वाली प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेंगी। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज पर पहला आर्टिकल है कि सशक्त बनाई जाए शिक्षक की संस्था। अध्यापन अब रुचि और योग्यता का प्रश्न नहीं रहा है। अब कोई भी अध्यापक हो सकता है बशर्ते व्यवस्था में पैठ हो। इसी पर यह आर्टिकल लिखा गया है। ये पूर्व कुलपति रह चुके हैं। सभ्य समाज में शिक्षा का महत्व सदा से रहा है। शिक्षित होकर जीने का सलीका आता है और मानवीय संवेदना का भाव विकसित होता है। पशुता से मुक्ति के लिए विद्या पाने की इच्छा की गई और कहा गया कि विद्या विहीन मनुष्य पशु होता है। विद्या के संस्कार ना हो तो व्यक्ति के आचरण और व्यवहार में पशुता हावी होने लगती है। इसलिए कहा गया है कि अज्ञान दुखदायी होता है और अज्ञानी व्यक्ति को जीवन में तमाम तरह के कष्टों का सामना करना पड़ता है। ज्ञान पृथ्वी का सब चीज़ों से अधिक पवित्र है और उसे पाकर दुखों से छुटकारा मिलता है। उपनिषद कहते हैं कि ज्ञान से ही आदमी को मुक्ति मिलती है। ऋते ज्ञानान मुक्ति ही। ज्ञान न केवल सही राह दिखाता है बल्कि गलत राह पर जाने से बचता भी है, यानी कि बचाता भी है। ज्ञान विद्या और शिक्षा को मनुष्य भाव की स्थापना, रक्षा और संवर्धन के लिए आवश्यक माना गया है। शिक्षा की पुख्ता व्यवस्था के लिए उसका संस्थागत रूप बनाना अगला कदम था। वाचित आदान प्रदान के साथ पुस्तकें तैयार होनी शुरू हुई। विद्यालय बने और विद्यालय जाना सभ्य जीवन का हिस्सा बन गया। यह बड़ा कारगर सिद्ध हुआ है कि शिक्षा की मुख्य धुरी के रूप में गुरु या अध्यापक की भूमिका निर्धारित की गई है। गुरु को शिक्षा प्रक्रिया का केंद्र बिंदु बनाया गया है जो शिक्षा के उद्देश्य, उसकी विषय वस्तु, उसके उत्पादन आदि को निर्धारित करता था। भारत में प्राचीन गुरुकुलों और गुरुओं की लंबी श्रृंखला रही है। लोक और आध्यात्मिक सब प्रकार के ज्ञान को साधने में गुरु ही सहायक होता है। जीवनोपयोगी ज्ञान के लिए गुरु के निकट
प्रशिक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। गांवों और शहरों में भी विद्यालयों की अच्छी व्यवस्था को लेकर अंग्रेजों की आरंभिक रपट विश्वसनीय है और कदाचित इसी शक्ति को समझकर ही उन्हें भारतीय शिक्षा की कमर तोड़ने का षड्यंत्र रचा था। उन्हें आशीतता सफलता भी मिली थी, यानी कि उन्हें प्रारंभ में इसको सफलता भी मिली थी। विद्यालय के स्तर की शिक्षा डराने वाली हो रही है। शिक्षक प्रशिक्षण के नाम पर अभी हम प्रभावी कदम नहीं उठा सकते हैं। इन सबके पीछे ज्ञान के अतिरिक्त राजनीतिक भ्रष्टाचार और अवांछित हस्तक्षेप प्रमुख कारण है। इस सबके मूल में शिक्षक की समुचित भागीदारी की कमी है, चाहे वह योग्यता और कुशलता चाहे जिस प्रकार से भी हो। यानी शिक्षक का जो आज का स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है, चाहे प्रशिक्षण का मामला हो या किसी भी तौर पर देखा जाए। अब हम आते हैं बिजनेस पेज पर। इसमें हम रिलायंस वाली न्यूज़ को स्किप करेंगे। अगस्त में सर्विस सेक्टर में सबसे तेज़ गति से विस्तार। देखिए, इसमें बताया गया पिछले 5 महीनों के दौरान अगस्त में भारत के सर्विस सेक्टर में सबसे तेज़ गति से विस्तार देखा गया है। मौसमी रूप से समायोजित HSBC इंडिया भारत सेवा PMI कारोबार गतिविधि सूचकांक जुलाई में 60.3 से बढ़कर अगस्त में 60.9 हो गया है। इसे काफ़ी हद तक उत्पादकता लाभ और सकारात्मक मांग के रुझान से समर्थन मिला है। खरीद प्रबंधक सूचकांक की भाषा में 50 से ऊपर अंक का मतलब गतिविधियों में विस्तार से और 50 से कम अंक का आशय संकुचन से होता है। देश के किसी भी बैंक से ले सकेंगे पेंशन। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन योजना के दायरे में आने वाले पेंशन धारक जनवरी से किसी भी बैंक या उसकी शाखा से पेंशन ले सकेंगे। श्रम मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि मांडविया ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के लिए एक केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वह EPFO के शीर्ष निर्णय लेने वाले निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड के चेयरपर्सन भी हैं। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान व्यवस्था से पूरे देश में किसी भी बैंक या किसी भी शाखा के माध्यम से पेंशन का वितरण हो सकेगा। सिंगापुर में मोदी का गर्मजोशी से किया गया स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बुधवार को सिंगापुर के एक होटल में पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग उनके स्वागत के लिए आए थे। PM मोदी ने अपने स्वागत में मौजूद लोगों के बीच ढोल बजाने की भी कोशिश की। इस दौरान अनिवासी भारतीय उनका उत्साहवर्धन करते रहे। इसका एक वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ है। वो ब्रुनेई के बाद पहुंचे हैं सिंगापुर। युद्ध के बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री कुलेबा का त्यागपत्र। रूस के साथ युद्ध के बीच यूक्रेन की सरकार में बड़े फेरबदल की तैयारी के बीच विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने भी बुधवार को त्यागपत्र दे दिया। मंगलवार को 5 मंत्रियों ने इसमें इस्तीफा दे दिया था। कुलेबा राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में सबसे अधिक पहचान रखने वाले यूक्रेनी नेता हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि वह टीम में एक नई ऊर्जा भरना चाहते हैं। दूसरी ओर रूस ने बुधवार को भी पश्चिमी यूक्रेन के शहर लवीव को निशाना बनाया था। तो ये आज का यानी 5 सितंबर 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।